उसमें आप कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं हो आप, ना ईरान में ना पाकिस्तान में, उधर क्या नाम है इसराइल में। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक्टिवली ईरान की तरफ से मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रंप आज जिस द्वंद में फंसे हुए हैं, वहां का द्वंद देखिए आप क्या है। वो युद्ध में कूदना चाहते हैं नेतन्याहू को बचाने के लिए। वहां की कांग्रेस के अंदर बड़ा जबरदस्त विरोध ये हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ट्रोलिंग में कि इसराइल ने ये कर, अरे हमें इसराइल से क्या लेना भाई, ईरान से आपके सदियों पुराने संबंध थे, उस खाते में आप कहीं खड़े नहीं हो। अमेरिका आपको पूछ नहीं रहा है। मुनीर को लंच करा रहे ट्रंप। अरे ट्रंप को आपने लास्ट टाइम किसी दूसरे देश के चीफ से मिलते कब देखा था? लंच की तो बात छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन मीडिया का एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो इस प्रोग्राम को आपने पूरा ज़रूर देखना है। अगर आपने इस प्रोग्राम को पूरा नहीं देखा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। पूरी बात सुना करें, फिर ही जो असल मज़ा आता है बात का वो आता है। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ हुई है कि ट्रंप जो था वो G7 के इजलास में गया था। तो वहां पर उसने इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसको मिले बगैर ही वहां से उसने दौड़ लगा दी है। और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उसने कहा कि तुम मुझसे फोन के ऊपर बात कर लेना, हम फोन के ऊपर बात कर लेंगे। तो वहां से वो G7 से भागा है और भाग के उसने जनाब आज जो मुलाकात है वो करनी है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चौधरी आसिफ मुनीर साहब के साथ। तो मुलाकात होगी जी ये व्हाइट हाउस में, और व्हाइट हाउस का जो कैबिनेट रूम है उसमें ये मुलाकात होगी। चौधरी सदर ट्रंप और चौधरी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब वहाँ पे बैठेंगे और बातें शातें होंगी इर्द गिर्द के हालात की और खिते को डिस्कस करेंगे। जबकि जो इंडिया का चपड़ासी प्राइम मिनिस्टर है, गुजरात का कातिल है, कनाडा में सिखों का कातिल है, उसको उसने कहा कि तुम काल कर ली, तेरी कोई हैसियत नहीं है दुनिया की पॉलिटिक्स में, तेरा किरदार ही कोई नहीं है, तू किधर का है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो उससे मुलाकात ही नहीं की। और दूसरा G7 का जो फोटो आई है उसमें भी इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उन्होंने खड़ा ही नहीं किया हुआ। तो इतनी ज़्यादा बेइज्जती और इतनी ज़्यादा जिल्लत इंडिया के हिस्से में आई है। जबकि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हैं, जो कि फातेह हैं अपने जंग के, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के, और इंडिया का जिन्होंने संदूर बांट दिया था, वो बैठ के ये आज अमेरिका के सदर के साथ डिनर करने वाले हैं। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे ये इत्माम किया जाएगा और अमेरिका का वक्त मुझे पता नहीं है। तो ये दोस्तों सिचुएशन बनी है। तो खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की दुनिया में क्या अहमियत है और इंडिया की दुनिया में क्या अहमियत है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो भुख मंगे पाजीत पटरियों के ऊपर बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे होते हैं सुबह सुबह, और ट्रंप को जिन्होंने बाप बनाया हुआ था, भगवान माना हुआ था, तो वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने के लिए वो भागा है। और आके उसने दे दिया दावत, क्या हो जनाब ज़रा व्हाइट हाउस में बैठ के ज़रा दुनिया के मामला तो डिस्कस करें। तो बात दोस्तों ये है कि जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, उन्हीं को इज्जत देते हैं ये अमेरिका वाले, ये दूसरे तीसरे। तो बाकी ये जो हारी हुई कौमें होती हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती इनके आगे। तो अभी ये मुलाकात होगी, अब इससे क्या कुछ निकलेगा ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल आपने इंडिया का ये प्रोग्राम पूरा सुनना है, इनकी बातें सुननी है, आपको मजा आएगा। तो इस प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले दोस्तों, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। लेकिन उसका सारा एक इमीडिएट फॉल आउट माना गया था उसको। पहलगाम के वो आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए। आप बदला भी ले चुके, पूरी दुनिया में डंका भी बजा चुके, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर चुके, कराची पोर्ट को उड़ा चुके, आप क्या क्या नहीं कर चुके। लेकिन आप हकीकत देखिए कि पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति सेकंड टर्म में किसी पहले आर्मी चीफ विदेशी से मिल रहा है और वो पाकिस्तान का आसिफ मुनीर है। ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके कंप्लीट कोलैप्स, डिजास्टर्स कोलैप्स का सर्कल फुल हुआ है ये। आप कुछ भी कहिए। अब 3 दिन पहले ये क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त है, उसको बुलाया ही नहीं गया आसिफ मुनीर को। अब वो राष्ट्रपति का शेड्यूल दिखा दीजिए आप, जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, मैंने भेजा है शेड्यूल आपको आज का। तो बेसिकली है क्या ज्ञानेश भाई, सवाल ये था कि आज जैसे ये खबर वहां से ब्रेक हुई कि भाई आज आसिफ मुनीर का लंच है प्रेसिडेंट के साथ कैबिनेट रूम में, उसके बाद फिर तुरंत काउंटर डोज तैयार की गई। और वो काउंटर डोज क्या थी कि आपने कभी किसी देश के फॉरेन सेक्रेटरी जबकि वो विदेश में ही है, उसको अपने प्रधानमंत्री के दौरे, उसके दौरान ट्रंप से बातचीत, उसके बारे में वीडियो पे बयान जारी करते हुए देखा है। आप समझे नहीं बात को। वो जो नैरेटिव बना के आसिफ मुनीर
जा रहे हैं ट्रंप के पास, उसका प्रीएम्प्ट करते हुए ये जो वीडियो जारी किया गया हिंदी में। और उस वीडियो का कथानक देखिए क्या है कि इनको ये भी समझ नहीं है, इनको ये केवल ये पता है कि देश के जो भक्त मंडली है, आईटी सेल है, उसको कैसे फीड करना है। बात को समझिएगा क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा 35 मिनट बातचीत हुई और ट्रंप ने मोदी को ये कहा कि क्या आप कनाडा से वापस जाते समय अमेरिका आ रहे हैं। सोचिएगा जरा, कोट एंड कोट समझिएगा इसको, बिटवीन द लाइन्स। कोई भी आप आ रहे, छोड़ दीजिए वो तो प्रधानमंत्री मोदी है, आप आ रहे हैं वहां से कल और मैं आपको कहूं मेरी तरफ आ रहे हैं क्या, आपका तो प्री डेस्टाइन सब कुछ है, टिकट है, शेड्यूल्ड है, एवरीथिंग, फ्लाइट है, आगे के प्रोग्राम्स, हर चीज, वो तो प्रधानमंत्री मोदी। तो वो क्यों कहा गया, कोट एंड कोट। और ये जब कूटनीति की भाषा में इसको हमेशा शिष्टाचार कहा जाता है कि गणेश जी आप आ रहे हैं क्या, इधर आके आते जाइए, आपको भी पता है ना आप खाली है ना मैं खाली हूं, लेकिन वो डिप्लोमेटिक शिष्टाचार, कट सी बोलते हैं। इनके भक्तों को वही खुराक चाहिए, इनको तमीज ही नहीं है बेसिकली, किसी मुद्दे का दिमाग सोचने का छोड़ा नहीं। फिर क्या कहा कि मोदी जी ने उनको बताया, ट्रंप साहब को, कि भाई हम ना तो मध्यस्थता स्वीकार की, ना करते हैं, ना आगे करेंगे। ये बात मोदी जी से कहलवा देते, जब वीडियो ही जारी करना था तो विदेश मंत्री से कहलवा देते ना अंग्रेजी में। मोदी जी तो अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है, नहीं तो उनके पास वो तो चलता ही है टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ देते, जैसे पटना में पढ़ा था, याद होगा आपको, बिहार की रैली में भाषण दिया था ना अंग्रेजी में। तो मोदी जी से कहलवाते ना ये बात कि माय फ्रेंड ट्रंप कॉल्ड मी। अच्छा, उसकी शुरुआत देखिए क्या है, पूरे उस बयान को देखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आग्रह पर एक कॉल अरेंज की गई, करीब 35 मिनट बातचीत हुई। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जियो पॉलिटिक्स से लेके इन मसलों पर बातचीत की। वो क्या है, वो काउंटर खुराक है जो इनकी तरफ से कि आसिफ मुनीर तो लंच कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री को इतना महत्व देते हैं, वो कह रहे हैं कि आप आओ ना इधर, जाते टाइम मिलके जाओ यार, ऐसे कैसे। तो ये एक खुराक बनाई गई है जो इस डिप्लोमेटिक डिजास्टर को ढकने की है। बेसिकली क्या है, मिडिल ईस्ट के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, भारत से बेहतरीन उसके अंदर कोई मध्यस्थ होना नहीं चाहिए। क्यों, इजराइल के साथ हमारे ठीक ठाक संबंध है, पेगासस के कारण, तमाम कारणों से, आपको भी पता है, हाई एंड टेक्नोलॉजी दुनिया भर के अपने वो खरीदे गए हैं। और इधर से ईरान के साथ आपके सदियों पुराने संबंध है, दोस्ती के संबंध। उसमें आप कहीं नहीं हो, कहीं भी नहीं हो आप, ना ईरान में ना पाकिस्तान में, उधर क्या नाम है इजराइल में। लेकिन पाकिस्तान इसमें एक्टिवली ईरान की तरफ से मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रंप आज जिस द्वंद में फंसे हुए हैं, वहां का द्वंद देखिए आप क्या है। वो युद्ध में कूदना चाहते हैं नेतन्याहू को बचाने के लिए। वहां की कांग्रेस के अंदर बड़ा जबरदस्त विरोध ये हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार संविधान के तौर पर केवल कांग्रेस को है। तो ये सारा संकट चल रहा है। प्लस ये भी पता है कि वहां अगर गए तो उनको नुकसान हो जाएगा, अमेरिका को बड़े पैमाने में, मिडिल ईस्ट में कहीं वो। तो उस सारे में जैसे ही ये लगा कि मुनीर का पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है, उसके एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, भारत को झटका साइमल्टेनियसली दे रहे हो। और भारत के मीडिया ने चूंकि नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद एक चीज होती है ज्ञानेश भाई, राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, हम सब के अंदर है, और सरकार का गुणगान और महिमा मंडन दूसरी बात होती है। सरकार या कोई व्यक्ति राष्ट्र नहीं होता, माफ कीजिएगा। सरकार सरकार है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, और राष्ट्र राष्ट्र। इन तीनों का गडमड करके मोदी जी को राष्ट्रवाद का प्रतीक बता दिया। कल को अडानी राष्ट्रवाद के प्रतीक हो जाते पीछे तिरंगा लगा कर। तो ये बेसिकली जो आपका डिप्लोमेटिक डिजास्टर ज्ञानेश भाई लगातार चल रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इट हैज कंप्लीटेड 360, इट्स फुल सर्कल नाउ। और उसको ढकने के लिए, ढांपने के लिए आज विक्रम मिश्री का वीडियो उतारा गया। हकीकत यह है कि अगर यही बात सब अंग्रेजी में बता देते ना, विक्रम मिश्री को तो अंग्रेजी भी आती है, तो फिर बताते ना कि ट्रंप से क्या क्या हुआ, वो अमेरिका वाले भी बता दे, वो 1 मिनट नहीं चुकते, इसलिए हिंदी में बता मारा। तो कुल मिलाकर के ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है, डेस्परेट एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मोदी जी का जिस तरीके से, अकेले मोदी नहीं है इसमें, मोदी एक है, और नंबर 2 पे जयशंकर साहब है, नंबर 3 पे आपके देसी जेम्स बॉन्ड है, डोवल साहब, उनका भी एक विदेश की नीति में वो रहता है। और अभी जो आपके 50 सांसद गए थे 33 देशों के अंदर, 7 डेलीगेशन, उनमें एक बड़बोले थरूर का भी था। वो क्या कह रहे थे, जेडी वेंस से इतनी प्रोडक्टिव बातचीत हुई, हमारी कमाल ही हो गया। उसके बाद वो आसिफ मुनीर को लंच खिला रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है आपका। इट्स ए कंप्लीट डिप्लोमेटिक डिजास्टर, जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा देश और कहां आकर के खड़ा कर दिया है। जी सर, जो बात कह रहे हैं कि 35 मिनट बात हुई, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि 35 मिनट में भाई मोदी जी चूंकि अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं
और ट्रम्प जी जाहिर सी बात है हिंदी में नहीं बात कर पाते हैं, तो जो इफेक्टिवली बात की होगी मोदी जी की तरफ जो बात हुई होगी वो कुल 7-8 मिनट की हुई होगी, क्योंकि 7-8 मिनट इन्होंने बोला होगा, फिर वो ट्रांसलेट हुआ होगा, इंटरप्रेट उधर बताएगा, फिर उधर जो उन्होंने बोला होगा उसको हिंदी में इंटरप्रेट किया होगा। तो मोदी जी ने जो बोला होगा वो मुश्किल से 7-8 मिनट बोला होगा। और ऐसे ऐसे कन्वर्सेशंस में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, बहुत लंबी स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, देश दुनिया की बातें होती हैं। खैर, लेकिन इसके सामने अगर वो ट्रम्प आसिम मुनीर को बुला करके लंच करा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा कि ट्रम्प चाह क्या रहे हैं। मैं सर एक विरोधाभास में ये क्या देख रहा हूं कि ट्रम्प एक तरफ तो शांति दूत अपने को घोषित कर रहे थे अभी तक कि देखिए मैंने ट्रेड की धमकी देकर के मैंने इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया और मैं रूस और यूक्रेन रुकवाने जा रहा हूं। अब वो ईरान को जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं, वाहियात तरह के ट्वीट कर रहे हैं, कल के जो उनके ट्वीट हैं आप देखिए तो आपको भी इतिहास में शायद इस लैंग्वेज का ट्वीट किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से नहीं दिखा होगा, जहां पे वो कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ ही इज सेफ, वी आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट हिम, ब्रैकेट में किल। इस टाइप का जो ट्रम्प कर रहे हैं, इसका क्या वजह हो सकता है सर? ये इसका कारण क्या हो सकता है? ट्रम्प ये विरोधाभास क्यों कर रहे हैं कि एक तरफ तो उकसाने की बातें कर रहे हैं ईरान को और दूसरी तरफ वो शांतिदूत बने रहना चाहते हैं? ये समझ आ रहा सर कुछ आपको? नहीं, गैलेक्सी बिल्कुल कंप्लीट क्लियर है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, सिंपल सा खेल होता है। एक बार मैं आपको आंख दिखाऊंगा, आपने अगर मुझे वापस आंख दिखा दी मैं नीचे आंख कर लूंगा, अगली बार आपने उधर मुंह किया मैं फिर आंख निकालूंगा। ट्रम्प बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रम्प डिप्लोमेट नहीं है। ट्रम्प का व्यवहार आप राष्ट्रपति तो छोड़िए, सरपंच बनने लायक भी नहीं है। उनकी जो भाषा है, उनका जो पूरे जो एडजेक्टिव्स वो जो यूज करते हैं, वो पूरे का पूरा एक कंडक्ट है विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए हेड ऑफ ए स्टेट। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वो बहुत बड़बोले शुरू से ही रहे हैं। मोदी जी तो खुद को कहते हैं 56 इंची, उनके तो शब्दों में इंच है। वो बड़बोले इतने हैं और उनकी नेट डिलीवरी हमेशा 0 ही होती है। मोदी से भी बड़े डिफाल्टर है वो, जो जहां तक डिलीवरी का सवाल है। सवाल वो नहीं है, सवाल ज्ञानेश भाई ये है कि वो बेसिकली उनको डेस्परेट है वो कि किसी तरीके से उनको मिल जाए नोबेल प्राइज। तो भारत पे पहले तो भारत पाकिस्तान पे नोबेल और परमाणु और पता नहीं कहां से उठा लाए वो, जबकि ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, ना कोई कहानी थी। उसके बाद उसको ले आए, पर लगातार फिर क्रेडिट खुद ही मांगते रहे, 13-14 बार बोल दिया वो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बेसिकली क्या है कि इनकी सारी की सारी फाल्ट लाइन एक्सपोज होगी बहुत बुरे तरीके से। इजराइल जो है, आपको देखना पड़ेगा, इजराइल शुरू से ही उसका अपना कुछ नहीं है, वो केवल अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है। और जो भी राष्ट्रपति आता है उसको इजराइल आर्म ट्विस्ट करता ही करता है, हमेशा करता है, क्योंकि हमराज है वो। इनको हाई एंड टेक्नोलॉजी, अब ट्रंप जैसे व्यक्ति का तो आपको पता है कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है, किस किस तरह के कारनामों में बिजी रहे। एप्स्टीन फाइल्स में पीछे उनके दोस्त ने बताया था, जो अपने मस्क साहब थे ना उनके अडानी, उन्होंने नहीं बताया था कि एप्स्टीन फाइल्स में भी नाम है और इसीलिए उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो इनके तमाम राज हैं। और नेतन्याहू वो कलाकार व्यक्ति है जिसके पास केवल ट्रंप के नहीं, पूरी दुनिया का शायद ही एक आधा लीडर होगा जिसके उसके पास राज नहीं। वो बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीफोन से लेकर के बहुत सारे जो डर्टी ट्रिक्स होती हैं, ईवीएम्स की मैनिपुलेशन से लेकर बहुत चीजें करते हैं। इजराइल का जो कंपनी है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है पर से तो इजराइल ही है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उसको कोई मानेगा नहीं क्योंकि वो अमेरिका का बर्दाश्त उसके पास। तो ट्रंप का दिक्कत क्या है कि कल आपने देखा मोसाद का हेडक्वार्टर पे जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, उसके बाद जो उनकी एएमएन, जो उनकी जो डिफेंस इंटेलिजेंस की वो है, उसको ऊपर भी टेरस कर दिया। उनकी जो मिसाइल्स है उनको आपका आयरन डोम नहीं रोक पा रहा, आपका थाड़ नहीं रोक पा रहा। तो आप क्या करेंगे? इतना सा देश है। अगर ये एस्केलेशन होगी, देखिए ईरान का तो कुछ बिगड़ता नहीं, 16.5 लाख किलोमीटर का उनका एरिया है। ये भाई तो कुल ही 17,000 किलोमीटर में है, 20,000-21,000 किलोमीटर में है। इजराइल का क्या बचेगा? कभी आपने इतिहास में इजराइल के लोगों को मेट्रो स्टेशनों में रात बिताते हुए देखा है? बंकरों में रात बिताते हुए देखा है? हजारों लाखों इजरायली वो काम कर रहे हैं इस समय। तो ट्रंप की मजबूरी देखिए क्या है। उधर से इजराइल को बचाने का दबाव है, उधर से कहीं चाइना कूद गया तो क्या होगा। चाइना और रशिया डायरेक्टली मदद कर रहे हैं ईरान की विदाउट सेइंग सो, ये कहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, इतना सब इतने ट्वीट करने के बावजूद भी। आप मुझे बताइए, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष, वो भी अमेरिका जैसे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, मैं अब सो कॉल्ड कहूंगा क्योंकि काइंड ऑफ वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड, उसने क्या कहा कि इस समय तो हम उनका ईरान के जो खमेनी साहब, उनको अब एज ऑफ नाउ तो हम उनको वो कर रहे हैं किल। ये डेमोक्रेसी की भाषा वर्ल्ड लीडर्स को किल करने की कब से होगी? किसी हेड ऑफ स्टेट को किल करने की कब से होगी? ये जो चीज है, इनकी जो भाषावली है वो सदा से ही घटिया और निम्न स्तर की रही, बड़बोले ही है।
लेकिन उसके अंदर अब जो है इनका धर्म संकट ये हो गया कि एक तरफ शांति पुरस्कार चाहिए और दूसरी तरफ इजराइल को भी बचाना है। तो इसलिए कभी उधर कूद जाते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं, कभी डील की बात करते हैं। आप देखिए कि मेरी आपकी बात हो रही है, 60 दिन का समय आपने दिया मुझे, अच्छी बात है। 61वें दिन आप नेगोशिएटर्स को मार दोगे। दैट इज व्हाट दे डिड इन ईरान। तो आप तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं भाई, आप डिप्लोमेसी नहीं कर रहे। बेसिकली अमेरिका की समस्या समझिए, हथियार भी बेचने हैं, शांति भी चाहिए। तो उनका जो पूरे का पूरा अमेरिका एज ए कंट्री, उनकी जो मूल अवधारणा है वही विरोधाभासी है। इसलिए आपको कई बार ये लगता होगा कि यार एक बार ये बोलता है, एक बार ये बोलता है। वो दोनों ही बात सच है। उसको हथियार भी बेचने हैं और उसको सो कॉल्ड शांति, शांति किसके लिए? ईरान के लिए शांति नहीं चाहिए उसको, मिडिल ईस्ट की शांति नहीं चाहिए उसको, केवल इजराइल के लिए, नेतन्याहू के साम्राज्य के लिए वहां की शांति चाहिए। जबकि शांति होनी चाहिए देश की जनता के लिए। ये सारे का सारा जो आप नैरेटिव देख रहे हैं, ये अमेरिका का एक रटा रटाया पुराना ढर्रा है जिसपे ये खेलते रहते हैं। रही बात भारत की, भारत ना 3 में है ना 13 में है, उसके बावजूद आपका डंका बज रहा है। आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, इसके अलावा कुछ भी। जी, आपने जैसे कहा ना कि उनको हथियार भी बेचने हैं और उनको युद्ध भी रुकवाना है। जैसे कि गुटखा बनाने वाली कोई कंपनी एक कैंसर हॉस्पिटल भी खोलती है, तो कुछ इसी टाइप की स्थिति अमेरिका की है। लेकिन सर एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही है, इजराइल नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन इजराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इजराइल, वो दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, इतना एक दूसरे घनी दोस्ती है। बाप बेटे समझ लीजिए आप। हाँ, बाप बेटे समझ लीजिए, इतनी कट्टर दोस्ती है। ऐसे में सर अगर यूएस को उतरना पड़ता है ईरान के खिलाफ खुद जंग में, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि चूंकि अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस की बेसेस हैं, तो जरूरी है कि वो पाकिस्तान को अपने कॉन्फिडेंस में रखे और गुड ह्यूमर में रखे आसिम मुनीर को, क्योंकि चलती वहां पे उसी की है, आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की क्या चलेगी। तो जरूरी है कि उनको अपने गुड ह्यूमर में रखा जाए। अगर सर अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में उतरता है और ईरान पे अटैक करता है, तो नेटो अलाइज तो शायद थोड़ा हिचकिचाएंगे। लेकिन सर दूसरा पक्ष ये है कि ट्रंप अपने घर में भी भयानक विरोध झेल रहे हैं। 2 बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, अभी एक पिछले महीने हुआ था, शायद 1.5 महीने पहले हैंड्स ऑफ, और अभी 3 दिन पहले हुआ नो किंग्स प्रोटेस्ट, जहां पे कि ट्रंप जी ने अपने बर्थडे पे आर्मी की परेड करवाई अपने दरवाजे पे। तो उसको लेकर के, और चूंकि अमेरिकन बहुत अवेयर होते हैं और उनको अपने एक रुपए के टैक्स पेयर्स की मनी की चिंता होती है, तो वो भयानक विरोध का सामना कर रहे हैं वहां पे। और जो सेंटिमेंट एक बार पिछले साल जो चुनाव में जगा लिया था, चाहे गोली खाने की वजह से या जिस भी वजह से ट्रंप को, वो माहौल बदला हुआ है इस समय। आम जनता ट्रंप से परेशान है कि इनकी हरकतों से जो कर रहे हैं आकर के उथल पुथल मचाओ, टैक्स और टैरिफ के चक्कर में लड़ाओ भिड़ाओ। आपको सर लगता है कि अब अमेरिका या ट्रंप अफोर्ड कर सकता है कि ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतरे? देखिए गणेश भाई, आपका बहुत ही वाजिब सवाल है। पूरी दुनिया का ध्यान इसी सवाल के ऊपर, इसके अलावा किसी सवाल पर नहीं। आज पूरी दुनिया के सामने एक्सप्रेशन यही है। अगर कोई भी समझदार अमेरिकी राष्ट्रपति हो, वो इसमें कभी भी अपने हाथ नहीं जलवाना चाहेगा, फॉर द वेरी सिंपल। देखिए, मदद सब करते हैं, मदद तो चाइना भी 3 एयरक्राफ्ट भेज चुका है, पूरे के पूरे उसके ट्रांसपोर्टर्स ऑफ करके। एक पहले दिन आया था, 2 कल गए थे। आज लड़ाई का 6ठा दिन है। और उसके अंदर क्या होगा, सैटेलाइट की कंप्लीट एक्सेस ऑलरेडी जो पाकिस्तान को दी थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो ईरान को दे चुके हैं, रियल टाइम एक्सेस। ये सारे वेपन कौन से जा रहे हैं आप भी समझ लीजिए। ज्ञानेश भाई, एक बड़ी बात, एक वाइडर उस पर देखिए कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर कई सारे बेसिस हैं, और ईरान ने आज बिल्कुल 2-2 कह दिया, बिल्कुल 2-2 स्पष्ट शब्दों में, कि अगर वहां पर ईरान के उसमें झगड़े में ये बीच में आए तो 50,000 ताबूत जाएंगे अमेरिका के अंदर। 50,000 ना भी जाए, वहां 50 भी चले गए तो ट्रंप का क्या होगा? आपको क्या जरूरत पड़ी है? समस्या क्या है कि ट्रंप की, मैंने जो आपको बताई कि नोबल भी चाहिए और इजराइल को भी बचाना है, और बड़बोले बहुत ज्यादा है, समझते चीजों को है नहीं। उनका कुछ नहीं पता। आपको कल रात को, आपको पता है उनको, जब वहां से आए G7 से, तो कल अपने उनसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा टीम है उनकी, उसके साथ 1 घंटा उन्होंने मीटिंग की। उसमें आर या पार का फैसला होना था, उसके बाद चुप्पी साध गए। कारण, उनको पता है कि अगर ईरान की 4 मिसाइलें भी इनकी फैसिलिटीज पे गिर गई वहां पे, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने घर आकर के? आप जो राष्ट्रपति बने, आपका पूरा कैंपेन किस चीज पे था? कि हम दूसरों की जलती उसमें हम नहीं कूदेंगे। यही तो कह के आए थे ना। ट्रंप का क्या था कि नो मोर वार्स ड्यूरिंग कैंपेन, और अब कहीं देख लीजिए, सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं वहां पे रोटी सेकने के। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी समझदार राष्ट्रपति होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का मतलब है, देखिए इन्वॉल्वमेंट कब बनती है वो भी समझ लीजिए आप।
वो इन्वायरमेंट जब बनती है जब वो दोनों लड़ रहे हैं और ईरान कोई मिसाइल मारता है इनके किसी बेस के ऊपर, तो ईरान ने तो कोई प्रोवोकेशन की नहीं, सारी की सारी प्रोवोकेशन किसकी है? इजराइल की है। इजराइल ने यूनिलेटरली हमला किया विदाउट एनी कंकरेंस फ्रॉम यूएस एज पर रिकॉर्ड्स, एज पर विजिबल थिंग्स। उसके बावजूद ट्रंप को उनकी मदद कहीं नहीं करे। हथियार देना एक बात है, टेक्नोलॉजी देना दूसरी बात है, और युद्ध में आकर के ईरान पर हमला करना तीसरी बात है। अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया डायरेक्टली किसी भी उसमें, इट विल हैव कंसिक्वेंसेस, इट विल हैव कंसिक्वेंसेस। और वो क्या होंगे? उनके पास तो 20,000 मिसाइल हैं ज्ञानेश भाई, रोज की अगर 200 भी छोड़ेंगे तो 100 दिन चल जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? और तुम 24 घंटे ना तो तुम अपने एयर बेसिस को क्लोज कर सकते, ना उनको इवैक्यूएट कर सकते। और मिसाइल तो भाई साहब हाइपरसोनिक है, उसकी तो स्पीड 12,000 किलोमीटर से ऊपर है। क्या करोगे आप? 5 to 10 मैक स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। आयरन डोम फेल, थर्ड फेल, तो वही तो मिसाइल है। वो अमेरिकन बेसिस पे 4 मिसाइल है गिर, फिर कहां जाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? तो वहां का जो राष्ट्रवाद है वो भारत के अंधभक्तों वाला राष्ट्रवाद नहीं है। देखिए, एक समानता आपको माननी पड़ेगी, जैसे मोदी जी की अंधभक्तों की सेना यहाँ है, वैसे ही वहां भी एक अंधभक्तों की सेना है। वो ट्रोल सेना यहाँ भी है, वहां भी है। लेकिन वहां पर जो दूसरे लोग हैं, जो समझदारी से जो बात करने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात जो मीडिया का इकोसिस्टम है, वहां पर अभी भी सवाल जिंदा है ज्ञानेश भाई। ये उनका एक पॉजिटिव साइड है। इनके आने से पहले पूरे अमेरिका के अंदर इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि ईरान इराक की लड़ाई में हम क्यों आए, हमारा क्या, ईरान और इसराइल की लड़ाई में हमारा क्या मतलब। उसके बावजूद ट्रंप की बयानबाजी, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो कल मोसाद पे और एएमएन पे जो मिसाइलें गिरी वो तहस नहस हुई, मिसाल उसको तो आप मोसाद का तो ध्यान होगा ना आपको, इसराइल की किलिंग मशीन है वो, दुनिया के किसी भी कोने में। किसी को इसराइल विरोधी बता दो और उसको निपटा दो बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से गोपनीय सैन्य मिशन के जरिए, यही काम करती है वो। अब जब उसके ऊपर हमला हो गया, उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, तो उसकी गंभीरता देखिए आप। वो जो मोसाद नहीं चली, वो ट्रंप और नेतन्याहू की पूंछ में आग लगाई है ईरान ने, ये समझ लीजिए। और जब पूंछ में आग लगी हुई है तो वो उछल कूद करके दोनों जने वो पूरे मिडिल ईस्ट को फूकना चाहते हैं। और पर्पज क्या है? पर्पज केवल ये कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करा दे, कोई अपना पिछलग्गू बिठा दे वहां पर, उनके हाइड्रोकार्बन को, उनके कच्चे तेल को, उनकी नेचुरल गैस को, उसकी लूट हो सके। अमेरिका का ये पैटर्न आज से नहीं है, लगातार चला आ रहा है, और ईरान इस बात को अच्छे से समझ रहा है। उनके लिए अस्तित्व का संघर्ष है कहीं ना कहीं, कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए वो भी फुल उससे लड़ रहे हैं, और इजराइल ने भी ये पंगा ले लिया है, और उसको भी ये पता है। इजराइल का रक्षा मंत्री, आप बताइए, खुद ये कह रहा है कि जितनी डीप इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको हम नहीं न्यूट्रलाइज कर सकते, इसलिए अमेरिका चाहिए। कोई देश आपने सुना है कैसा? लड़ाई आप करो और हथियार मैं देके हमको, क्यों भाई? तो आपको पहले नहीं पता था क्या? तो ये सारी चीजें बेसिकली एक खास तरह का नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। अमेरिका यही इजराइल था, यही अमेरिका था। हमास और आपने पूरा फिलिस्तीन तबाह कर दिया, 55,000 से ऊपर आदमी मार दिए। कहां गए थे उनके ह्यूमन राइट्स? कहां था वो मीडिया? अब इजराइल पे एक मिसाइल गिरती है, पूरे दुनिया के एपी, र्यूटर्स, सीएनएन, बीबीसी सारे उछल पड़ते हैं। हमास के टाइम तुम कहां गए थे भाई? क्या वो इंसान नहीं थे क्या? आतंकियों को छोड़ दीजिए, आई एम टॉकिंग ऑफ फिलिस्तीनी पीपल। तो बेसिकली क्या है, गुंडागर्दी ईरान के अंदर भी कम नहीं है, खामनेई की, माफ कीजिएगा। हम ईरान के लोगों के साथ हैं जो शांति प्रिय है, हम इजराइल के जनता के साथ हैं, हम नेतन्याहू के साथ नहीं हो सकते। नेतन्याहू तो मतलब घोषित तौर पे बदमाशी फैला रहा है पूरी दुनिया में, और इसी तरीके से खामनेई भी जो कट्टरवाद और महिलाओं के साथ जो जाती। लेकिन जनता का क्या कसूर है? तो जनता तो भुगत रही है ना, जनता ने पहले भी भुगता, जनता अब युद्ध भी भुगत रही है। खामनेई का तो बिगड़ेगा क्या, नेतन्याहू का तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन जनता तो भाई पूरी पूरी रात मेट्रो स्टेशन में पड़ी है, जनता तो पूरी रात बंकर्स में पड़ी है, वो तो चैन में है सारे के सारे। तो ये देखना पड़ेगा, जो ये भगत सेना है जिनको तमीज नहीं है किसी चीज की, ये क्या कर रहे हैं ट्रोलिंग में कि इजराइल ने ये कर। अरे हमें इजराइल से क्या लेना भाई? ईरान से आपके सदियों पुराने संबंध थे, उस खाते में आप कहीं खड़े नहीं हो। अमेरिका आपको पूछ नहीं रहा है। मुनीर को लंच करा रहे ट्रंप। अरे ट्रंप को आपने लास्ट टाइम किसी दूसरे देश के चीफ से मिलते कब देखा था? लंच की तो बात छोड़ दीजिए। और मोदी जी जब 12-13 फरवरी को गए थे, माफ कीजिएगा, पूछेगा किसी भगत से कि वो लंच करके आए थे? नहीं किया था लंच, दैट वाज ए वर्किंग मीटिंग। तो आप अपने अंदर झांकिए, सोचिए कि आप कहां थे और कहां खड़े हो गए। एक वो दौर था जब बराक ओबामा क्या कहा करते G7 में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज हेयर माई गुरु। जब ये बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि मैं बोलता हूं तो दुनिया सुनती है, ओबामा ने कहा। मोदी जी के बारे में कौन से वर्ल्ड लीडर ने कहा आज तक?
भगतों को छोड़ करके, IT सेल को छोड़ करके, डंकापति को छोड़ के, भारत के जो बंधक मीडिया है उसको छोड़ करके, किस वर्ल्ड लीडर ने कहा, बता दीजिए आप। हंसते हुए देखा आपने उनको? मैं सर, आपने कहा ना कि कहां खड़े हैं हम, हमें ये तय तो करना पड़ेगा। उसका मैं एक और बैकग्राउंड बताता हूं। जब अभी G7 का समिट हुआ तो वहां पे ट्रंप जी ने काफी इस बात का पुरजोर ढंग से बात उठाई कि जो G8 हुआ करता था जिसमें रशिया भी था, और उससे रशिया बाहर चला गया और ये G7 बन गया। उनका कहना था कि हमें रूस को वापस लाना चाहिए और चाइना को भी वापस लाना चाहिए। अब देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं। ब्रिक्स उनकी एक परेशानी है इस समय, इस G7 की। ब्रिक्स में जो 3 बड़े देश हैं वो भारत है, चीन है और रूस है। तो अगर वो ब्रिक्स से रूस और चीन को तोड़ के ले जा रहे हैं तो क्या इंडिया और साउथ अफ्रीका क्या करेंगे? आप ये देखिए कि वो धीरे धीरे इंडिया को किनारे कर रहा है, या उसकी मोदी जी से पर्सनल खुन्नस है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को अपने फोल्ड में ले जा रहे हैं। हम युद्ध तो नहीं चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं हम लोग युद्ध के विरोधी लोग हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध कभी जान माल का नुकसान हो। युद्ध कहने को ये व्हाट्सएप और इसकी बात मत करिए, क्योंकि उनका कुछ जाता नहीं, इसलिए उनको आता है कि बहुत जोश में रहते हैं। लेकिन किसी को भेज दिए एक दिन लड़ने के लिए तो समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्या चीज होती है। तो युद्ध तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो भारत को सर ये डिसाइड करना पड़ेगा और मोदी जी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़े हैं। वो अमेरिका की तरफ खड़े हैं या वो रूस चाइना के साथ खड़े हैं, या वही नेहरू जी की पॉलिसी कि हम नया मूवमेंट चलाएंगे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट है, हम किसी की तरफ नहीं है। क्योंकि आज सर देखिए तो रूस भी हमारे साथ उस ढंग से नहीं है जिस ढंग से हुआ करता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो रूस हाफ हार्टेडली था जरूर हमारे साथ, लेकिन उतना ढंग से आप नहीं कह सकते कि जोर से कह रहा हो हाँ ठीक है तुम मारो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। वैसा अब रूस का व्यवहार नहीं रह गया है। और कहीं अगर सक जाता है ब्रिक्स से रूस और चाइना भी निकल जाते हैं तो सर मोदी जी के लिए ज्यादा समस्याएं हैं। इस पे सर एक आखिरी छोटा जवाब आपका, समय खत्म हो रहा है। नहीं गणेश जी, मोदी जी की कहीं कोई समस्या ही नहीं है। मोदी जी सवालों से ऊपर है, इसलिए मोदी जी को आराम से रहने दीजिए। वो कोई परेशानी नहीं, वो ना सवाल सुनते हैं ना जवाब देते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये G7 है क्या। आज की तारीख में जो G7 की फॉर्मेशन है उसमें सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आपको पता है रशिया भी ऑथोरिटेरियन रिजीम है, अधिनायकवादी शासन है, और चाइना के अंदर भी अधिनायकवादी शासन है। अगर इसमें भारत 5वीं अर्थव्यवस्था थी, ये 4थी बताते हैं, लेकिन 5वीं हो जाएगी साल तक। अगर इसके लिए कोई बेस्ट कैंडिडेट था आने वाले समय में तो वो भारत था। लेकिन ट्रंप ने कहा कि पहले गलती क्या की गई कि रशिया को बाहर किया गया जब उन्होंने क्रीमिया को अपने साथ जबरदस्ती मिलाया। 2014 में इनको यहां से बाहर कर दिया था। ट्रंप ने कहा वो गलती है। एक तरफ आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज का G7 है, उसमें एक इस तरह के देश को वो लाना चाह रहे हो जहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। फिर एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या चाइना को आना चाहिए इसमें? कहा, कहता आई डोंट माइंड इट। लेकिन उन्होंने भारत का नाम कभी नहीं लिया और ना किसी जर्नलिस्ट ने वहां पे पूछा। क्यों? क्योंकि भारत अपने जो भी एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है उनसे जो वर्ल्ड लीडरशिप केवल जुबान पे रह गई है, एक्ट्स और डीड्स में नहीं है। माफ कीजिए, इतना बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी आपके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स भी आज खतरे में है, अगर सही मायने में दुनिया में आप देखें। और भारत की जो स्टैंडिंग थी वो स्टैंडिंग होती है आपके तमाम पैरामीटर्स के ऊपर। किसी बड़बोले शासक, किसी सुबह से शाम तक कपड़े बदलने वाले, किसी उस सब पे नहीं चलता मामला। तो बेसिकली क्या है कि ब्रिक्स से अमेरिका को किसी चीज से दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको होती है जिसको किसी चीज की समझ हो। ट्रंप को ना तो समझ है ना वो समझना चाहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस प्रोग्राम में कैसे खुद इंडियन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया इस खिते में चपड़ासी की भी हैसियत नहीं रखता, जबकि जो पाकिस्तान है उसका किरदार बहुत ज्यादा है इस खिते में भी और दुनिया में भी। कोई भी दुनिया की जंग होती है, पाकिस्तान का किरदार उसमें बड़ा वाज़ेह होता है, और खासकर जो इस खिते में जंगें होती हैं इनमें तो पाकिस्तान का किरदार बहुत ज्यादा होता ही है। आपने सोवियत और जो अफगानिस्तान में जंग हुई थी अमेरिका के साथ सोवियत की, उसमें देखा पाकिस्तान का किरदार। इसके अलावा और भी दुनिया में कहीं पे भी मसला हो तो पाकिस्तान का किरदार वाज़ेह होता है, पाकिस्तान कोई साइड देता है। अब ईरान और इसराइल की जंग है तो पाकिस्तान ने साइड लिया कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं और हर महाज के ऊपर खड़े हैं और इनके सपोर्ट भी करेंगे। जबकि आपने इंडिया को देखा कि इंडिया ना इसराइल के साथ खड़ा है ना ईरान के साथ खड़ा है, तो किसी के साथ भी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान वाज़ेह किसी साइड के ऊपर खड़ा है। तो इसके अलावा पाकिस्तान का किरदार है जी खिते में, पाकिस्तान की एक ताकत है, पाकिस्तान की एक जियोग्राफी है जिसकी इम्पोर्टेंस अमेरिका को भी पता है, चाइना को भी पता है, रशिया को भी पता है। तो सारी ताकतों का जो महवर है, सारी ताकतों की जो अब नज़रों का महवर है वो पाकिस्तान है। और हर कोई पाकिस्तान की तरफ देखता है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा,
क्योंकि जिसके साइड के भी ऊपर भी पाकिस्तान चला जाएगा ना, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। बेशक वो चाइना है, बेशक वो अमेरिका है, जिस साइड पे पाकिस्तान चला गया उसी का पलड़ा भारी होगा। ये मेरी बात आपने याद रख लेनी, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक तो पाकिस्तान को जियोग्राफी ऐसी दी है, और दूसरा पाकिस्तानी कौम को दिमाग ही ऐसा दिया है और सलाहियत ऐसी दी है। इतनी ना डर कौम है, जंगजू कबाइल इस कौम में पाए जाते हैं कि हर मुल्क इनकी जो अहमियत है उसको समझता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।